हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। मेरे यूट्यूब चैनल बिरला स्टडी में आपका स्वागत है। आप सब प्यारे बच्चे कैसे हो? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। थोड़ा सा बिजी होने की वजह से मैं आपकी वीडियो क्लास कंटिन्यू अपलोड नहीं कर पा रही थी, पर अब मैं आपकी वीडियो क्लास कंटिन्यू अपलोड करूँगी ताकि आपके जो चैप्टर हैं वो जल्दी जल्दी से फिनिश हो सकें। आपका अध्याय 1 जीव जगत चल रहा था, इसकी हम 4th पार्ट पढ़ चुके हैं। आज इसका 5th पार्ट है। ठीक है, तो लास्ट वीडियो क्लास में हमने सजीवों के दो समूह जंतु और पादप के बीच अंतर को पढ़ा था। ठीक है, आज की वीडियो क्लास में हम पढ़ेंगे जैव विविधता। ठीक, लेकिन बच्चों जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल बटन को ज़रूर हिट कर दें ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो पोस्ट करूं तो आपको नोटिफिकेशन ज़रूर पहुंच जाए। लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। ठीक है, तो चलिए आज की वीडियो क्लास स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो क्लास की हमारी फर्स्ट हेडिंग है वो है जैव विविधता। ठीक है, जैव विविधता, इंग्लिश में इसको हम लोग बोलते हैं बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, जैव विविधता इंग्लिश में इसे हम बोलेंगे बायो डाइवर्सिटी। ठीक है, बायो डाइवर्सिटी। ठीक है, जैव विविधता। बच्चों जब हम अपने चारों तरफ आसपास चारों तरफ देखते हैं तो आपको विभिन्न प्रकार के जीव दिख जाते हैं। ठीक है, विभिन्न प्रकार के जीव उपस्थित होते हैं। कुछ ऐसे जीव होते हैं जो भूमि पर रहते हैं, कुछ समुद्र में रहते हैं, कुछ तालाबों में, झीलों में। ठीक है, कुछ ही स्वच्छ जल में रहते हैं। ठीक है, कुछ अन्य जंतुओं तथा पादप के शरीर पर परजीवी के रूप में रहते हैं। ठीक है, विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधे। ठीक, कुछ ऐसे जीव होते हैं जिन्हें हम अपनी आँखों से देख सकते हैं, कुछ ऐसे सूक्ष्म जीव होते हैं जिन्हें हम अपनी आँखों से देख सकते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जिन्हें हम नहीं देख सकते हैं। ठीक है, जैसे हमारे जीवाणु और विषाणु। ठीक, तो जो जीवों में विभिन्न प्रकार के जो जीव पृथ्वी पर पाए जाते हैं, ठीक है, जो जीवों में विभिन्नता पाई जाती है उसी को हम लोग जैव विविधता कहते हैं। ठीक है, ठीक, पृथ्वी पर पाए जाने वाले समस्त जीवों में जो विभिन्नता पाई जाती है उसी को हम जैव विविधता कहते हैं। ठीक है, आया समझ में? ठीक, जब हम अपने चारों तरफ देखते हैं तो आपको विभिन्न प्रकार के जीव दिख जाते हैं। आपको एक ही प्रकार के जीव तो दिखते नहीं, विभिन्न प्रकार के जीव दिखते हैं। ठीक, तो ये जो जीवों में जो विभिन्नता पाई जा रही है इसी को हम जैव विविधता कहते हैं, बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। ठीक है, जैसे अगर मैं आपको एग्ज़ाम्पल दूं कि किसी बाग में 100 गुलाब के पेड़ लगे हुए हैं। ठीक है, तो 100 गुलाब के पेड़ लगे हैं, तो यहाँ पर मैं संख्या की बात नहीं कर रही हूँ कि 100 गुलाब के पेड़ लगे हैं तो यानी जो कहते हैं गुलाब में जो विभिन्नता है वो 100, तो यहाँ 100 नहीं। मान लीजिए किसी बाग में 100 गुलाब के पेड़ लगे हैं लेकिन उनमें 4 प्रकार के पेड़ लगे, 25 ऐसे गुलाब हैं जो काले कलर में खिलते हैं, ब्लैक कलर में खिलते हैं। कुछ ऐसे गुलाब हैं जो पिंक कलर में खिलते हैं। कुछ 25 गुलाब ऐसे हैं जो वाइट कलर में खिलते हैं। ठीक है, 25 ऐसे गुलाब हैं जो येलो कलर में खिलते हैं। ठीक, तो गुलाबों की संख्या तो 100 है लेकिन उनके जो प्रकार हैं वो कितने? 4 हैं। ठीक है, हमने 100 गुलाब के पेड़ लगाए लेकिन उसमें किस्में हमने कितने लगाई? 4 प्रकार की। ठीक है, तो यहाँ हम संख्या की बात नहीं कर रहे, यहाँ हम प्रकार की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो जो जीवों में, ठीक, जो जीवों में विभिन्न प्रकार, जो जीवों में विभिन्नता पाई जाती है इसी को हम जैव विविधता कहते हैं। और जो जीवों की प्रत्येक किस्म जो अलग अलग किस्म होती है उसे हम एक जाति कहते हैं। क्या कहते हैं? एक जाति। जीवों की प्रत्येक जो अलग अलग प्रकार है, ठीक है, तो प्रत्येक किस्म को हम जाति कहते हैं। किस्म को हम एक जाति कहते हैं, एक जाति कहते हैं। ठीक है, आया समझ में?
जो विभिन्न प्रकार के जंतु, जो विभिन्न प्रकार के जीव पृथ्वी पर पाए जाते हैं, उनकी जो प्रत्येक किस्म होती है उन्हें हम एक जाति कहते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। विभिन्न प्रकार के जीव जो पाए पृथ्वी पर उपस्थित हैं, ठीक है, उन्हें हम जैव विविधता यानी बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। ठीक, और उनकी प्रत्येक अलग अलग किस्म को हम जाति कहते हैं। ठीक है, अब तक वैज्ञानिकों द्वारा खोजी गई जातियों की संख्या लगभग 20 लाख है। ठीक, जिसमें से कितनी संख्या अब तक खोजी गई है जीवों की? 20 लाख, जिसमें से 15 लाख जंतु हैं और 5 लाख हमारे पादप हैं। ठीक है, अब तक वैज्ञानिकों द्वारा खोजी गई जो जातियों की संख्या है वो 20 लाख है, जिसमें से हमारे 15 लाख जंतु हैं और 5 लाख क्या हैं? वनस्पति हैं यानी पादप हैं। ठीक है, ऐसी और भी बहुत सी जातियां हैं जो अभी तक खोजी नहीं गई हैं, लेकिन वैज्ञानिकों का अनुमान है कि पृथ्वी पर जीवों की लगभग 3 करोड़ जातियां उपस्थित हैं। ठीक है, खोजी अभी इतनी गई हैं, लेकिन वैज्ञानिकों का मानना है कि पृथ्वी पर 3 करोड़ जातियां उपस्थित हैं। ठीक, जिसमें से सबसे इन जातियों में सबसे अधिक जो संख्या होती है वो कीटों की होती है, इंसेक्ट की होती है। ठीक, जो हमारे जो कीट हैं वो सबसे ज़्यादा उनकी संख्या होती है। तो कीटों की जो हमारे इंसेक्ट है, कीटों की संख्या है हमारी 10,25,000। 10,25,000। ठीक है, तो जो 20 लाख हैं उनमें से 15 लाख तो हमारे जंतु हो गए, 5 लाख हमारे पादप हो गए, और उनमें से कीटों की संख्या हमारी कितनी? 10,25,000। यानी पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा जो जाति पाई जाती हैं वो किसकी पाई जाती? इंसेक्ट की, कीटों की पाई जाती हैं। ठीक है, तो हम इसमें लिखेंगे, जैव विविधता में हम लिखेंगे कि हमारे चारों ओर विभिन्न प्रकार के जीवों की उपस्थिति को हमारे चारों ओर विभिन्न प्रकार के जीवों की उपस्थिति को जैव विविधता यानी बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। ठीक है, जो हमारा जैव विविधता शब्द है वो 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, जैविक और विविधता। ठीक, जैविक मतलब बायोलॉजिकल और विविधता मतलब डाइवर्सिटी। ठीक है, जो हमारा जैव विविधता है वो 2 शब्दों से मिलकर बना है, जैविक और विविधता यानी बायोलॉजिकल एंड डाइवर्सिटी। ठीक है, अब आपको अच्छी समझ में आ गया कि हम जैव विविधता का मतलब हमारा क्या है कि जो विभिन्न प्रकार के जीव, ठीक है, जो पृथ्वी पर पाए जाते हैं, उनकी संख्या की बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पर, हम उनके प्रकार की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो जो विभिन्न प्रकार के जीव पाए जाते हैं पृथ्वी पर उसी को हम जैव विविधता कहते हैं। ठीक है, अगली हेडिंग है हमारी वर्गीकी एवं वर्गीकरण विज्ञान। ठीक है, इंग्लिश में बोलेंगे हमें टैक्सोनॉमी। ठीक है, वर्गीकी एवं वर्गीकरण विज्ञान।
जो पृथ्वी पर हमारे कितनी जातियों की संख्या पाई जाती है? 20 लाख। ठीक है, अब 20 लाख जब हम जातियों का अध्ययन करेंगे तो हम बूढ़े होकर मर भी जाएंगे और फिर भी 20 लाख जातियों का अध्ययन अपने जीवन काल में तो नहीं कर पाएंगे। ठीक है, अगर हम एक एक जातियों का अध्ययन करेंगे तो 20 लाख जातियाँ पृथ्वी पर पाई जाती हैं, तो अपने जीवन काल पे तो इनका अध्ययन करना संभव है, पूरी तरह से असंभव है। हम बुढ़े हो जाएंगे मर भी जाएंगे, फिर भी 20 लाख जातियों का अध्ययन हम नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो जातियों का, जीवों का अध्ययन को सरल बनाने के लिए, ठीक है, जीवों की जातियों के अध्ययन को सरल बनाने के लिए क्या किया गया? वर्गीकरण किया गया। ठीक है, इन्हें अलग अलग वर्गों में बांट दिया गया। इनकी संरचना के आधार पर, इनकी क्रियात्मक क्रियाओं के आधार पर, इनकी रासायनिक समानताओं के आधार पर इन्हें अलग अलग वर्गों में बांट दिया गया। मान लीजिए किसी एक वर्ग में, ठीक है, 1 लाख जीवों की जातियों को रखा गया है, तो अगर हमने उस वर्ग को पढ़ लिया, ठीक है, मान लीजिए किसी वर्ग में 1 लाख, ठीक है, 1 लाख जीवों की जातियों को रखा गया है, तो अगर हमने इस वर्ग को अध्ययन कर लिया तो हमने 1 लाख जातियों के बारे में जान लिया। ठीक है, तो हमें अब अलग अलग करके सारी जातियों को नहीं पढ़ना पड़ेगा। हमने इस वर्ग का अध्ययन कर लिया तो हमने 1 लाख जातियों के बारे में अध्ययन कर लिया। ठीक है, तो इसीलिए जीवों की जातियों को अध्ययन को सरल बनाने के लिए वर्गीकरण किया गया। ठीक है, ठीक, वर्गीकरण में प्रयुक्त विधियों, नियमों एवं सिद्धांतों का अध्ययन वर्गीकी कहलाता है। ठीक है, वर्गीकी क्या कहलाता है? वर्गीकरण में प्रयुक्त विधियों, नियम एवं सिद्धांतों का जो अध्ययन है वो वर्गीकी कहलाता है। ठीक, समझ गए कि हम वर्गीकरण क्यों किया जाता है? जो जीवों की इतनी जातियां हैं उसके अध्ययन को सरल बनाने के लिए हम वर्गीकरण करते हैं। ठीक है, वर्गीकरण में प्रयुक्त होने वाले विधियों, नियम एवं सिद्धांतों के अध्ययन को हम क्या कहते हैं? वर्गीकी कहते हैं। ठीक है, मान लीजिए एक ग्राउंड में 100 बच्चे बैठे हुए हैं। मैं अगर आपको एग्जांपल दूं तो मान लीजिए एक ग्राउंड में 100 बच्चे बैठे हुए हैं। ठीक, अगर आपको उन 100 बच्चों के बारे में जानना है तो आप उनसे एक एक करके पूछोगे तो आपको कितनी बार पूछना पड़ेगा? 100 बार पूछना पड़ेगा कि आप कौन सा सब्जेक्ट पढ़ते हो। ठीक है, आप विज्ञान वर्ग से हो या गणित वर्ग से हो या कला वर्ग से हो, तो आप उनको 100 बार आपको पूछना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन अगर हम उन्हें एक एक वर्ग में बांट दें, कह दें कि जो बच्चे विज्ञान पढ़ते हैं वो विज्ञान वर्ग में, उनको विज्ञान की लाइन में, ठीक है, जो बच्चे गणित पढ़ते हैं उनका गणित वर्ग में, और जो बच्चे कला पढ़ते हैं उनको कला वर्ग में बांट दें, तो हमें आसानी से उन बच्चों के बारे में जानने में आसानी हो जाएगी। तो जो जीवों के अध्ययन को सरल बनाने के लिए वर्गीकरण किया जाता है। ठीक है, जीवों के अध्ययन को सरल बनाने के लिए वर्गीकरण किया जाता है। और वर्गीकरण किसके आधार पर करते हैं? उनकी संरचना के आधार पर, उनकी क्रियात्मक क्रियाओं के आधार पर, उनकी रासायनिक समानताओं के आधार पर उन्हें अलग अलग वर्गों में बांटा गया है। ठीक है, और वर्गीकरण में प्रयुक्त विधियों, नियम एवं सिद्धांतों का अध्ययन वर्गीकी कहलाता है। ठीक है, तो हम पहले वर्गीकी के बारे में लिखेंगे। वर्गीकी, ठीक है, वर्गीकरण में प्रयुक्त विधियों, नियम एवं सिद्धांतों का अध्ययन करना वर्गीकी कहलाता है। ठीक है, ठीक, जीवों की पहचान करना। सबसे पहले हम जब वर्ग में रखेंगे जीवों को तो क्या करेंगे? सबसे पहले उसकी पहचान करेंगे। ठीक है, फिर उसका नामकरण करेंगे,
ठीक, और तब उसको हम एक वर्ग में रखेंगे, तब उसका वर्गीकरण करेंगे। यही प्रक्रिया वर्गीकी कहलाती है। ठीक है, अगर हम दूसरे शब्दों में कहें तो पहले हम जीवों का हम पहचान करेंगे कि एक जीव क्या है। ठीक है, उसकी हम पहचान करेंगे, फिर उसका एक नाम रखेंगे, नामकरण करेंगे उसका, फिर उसको उस एक पर्टिकुलर वर्ग में रखेंगे। तो ये पूरी जो विधि है वो क्या कहलाती है? वर्गीकी कहलाती है। ठीक, वर्गीकी शब्द का सबसे पहला प्रयोग डी कंडोली। ठीक है, वर्गीकी शब्द का प्रयोग सबसे पहले डी कंडोले ने किया था। डी ठीक, डी कंडोले ने किया था। ठीक है, आपको वर्गीकरण विज्ञान आसानी से समझ में आ गया। ठीक है, जीवों की पहचान करना, उनका नामकरण करना, ठीक है, और उनको एक वर्ग में रखना, उनका वर्गीकरण करना ही क्या कहलाता है? वर्गीकी यानी टेक्सोनॉमी कहलाता है। ठीक है, ठीक, अगली हेडिंग है हमारी सिस्टमैटिक्स। अगली हेडिंग है हमारी सिस्टमैटिक्स। सिस्टमैटिक्स। ठीक है, सिस्टमैटिक्स। ठीक, सिस्टमैटिक्स, ठीक है, सभी जीव जातियों को एक विशेष नाम देना, ठीक है, और जीव जगत में उनका एक स्थान सुनिश्चित करना सिस्टमैटिक कहलाता है। ठीक है, उन्हें व्यवस्थित रूप से नियमित करना ही क्या कहलाता है? सिस्टमैटिक्स कहलाता है। ठीक है, उनका पहले उन्हें एक विशेष नाम देना और फिर उनका एक स्थान सुनिश्चित करना ही क्या कहलाता है? सिस्टमैटिक्स। सिस्टमैटिक्स मतलब क्या होता है? एक नियमित रूप से व्यवस्थित करना। ठीक है, सिस्टमैटिक्स में हम जीवों की जो विभिन्न प्रकार के जीव पाए जाते हैं उनके प्रकारों के बारे में, ठीक है, उनके कहते हैं आपस में उनके संबंधों के बारे में, ठीक है, उनकी विविधता के बारे में, ठीक है, उनमें पाए जाने वाले तुलनात्मक, विकासात्मक और जातिवृत्तीय संबंधों का हम अध्ययन करते हैं। सिस्टमैटिक्स में हम किसका अध्ययन करते हैं? जो विभिन्न प्रकार के जो जीव पाए जा रहे हैं उनमें जो विभिन्न प्रकार के जो जीव पाए जा रहे हैं उनकी विविधता के बारे में, उनके तुलनात्मक, विकासात्मक एवं जातिवृत्तीय संबंधों का अध्ययन हम करते हैं। ठीक है, समझ में आ गया? सिस्टमैटिक्स जातियों को एक विशेष नाम देना और उनका जीव जगत में एक निश्चित स्थान सुनिश्चित करना ही सिस्टमैटिक्स कहलाता है। उन्हें एक नियमित रूप से व्यवस्थित करना ही सिस्टमैटिक कहलाता है। ठीक है, सिस्टमैटिक शब्द है वो हमारा लैटिन शब्द सिस्टेमा से लिया गया है। ठीक है, सिस्टमैटिक्स शब्द लैटिन शब्द सिस्टेमा से लिया गया है, ठीक है, जिसका अर्थ होता है जीवों को नियमित व्यवस्था। ठीक है, जीवों की नियमित व्यवस्था, जिसका अर्थ है जीवों की नियमित व्यवस्था। ठीक है, सिस्टमैटिक शब्द लैटिन शब्द सिस्टेमा से लिया गया है, जिसका अर्थ है जीवों की नियमित व्यवस्था। ठीक है, तो सिस्टमैटिक्स में हम लिखेंगे, ठीक है, सभी
सभी जीव जातियों को विशेष नाम देना तथा उनका स्थान सुनिश्चित करना सिस्टमैटिक्स कहलाता है। सिस्टमैटिक्स कहलाता है। ठीक है, इसमें हम जीव के प्रकार एवं विविधता का अध्ययन विविधता का साथ ही साथ उनके बीच पाए जाने वाले संबंधों का अध्ययन करते हैं। ठीक है, सिस्टमैटिक्स में हम जीवों के प्रकार एवं विविधता का साथ ही साथ उनके बीच पाए जाने वाले संबंधों का हम अध्ययन करते हैं। ठीक है, सिस्टमैटिक्स आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया। ठीक है, कि उन्हें एक विशेष नाम देना, उसके बाद उनका एक स्थान सुनिश्चित करना। ठीक, उसके अंतर्गत फिर हम उनके प्रकार के, उनके तुलनात्मक, विकासात्मक और जातिवृत्ति संबंधों का हम अध्ययन सिस्टमैटिक्स में करते हैं। ठीक है, अगली हेडिंग है हमारी वर्गीकरण के मौखिक सिद्धांत। अगली हेडिंग है हमारी वर्गीकरण के मौखिक सिद्धांत। वर्गीकरण के मौखिक सिद्धांत। ठीक है, बेसिक फंक्शन ऑफ टैक्सोनॉमी। ठीक है, वर्गीकरण के मौखिक सिद्धांत या बेसिक फंक्शन ऑफ टैक्सोनॉमी। वर्गीकी का मुख्य उद्देश्य है किसी भी जीव का पहला पहचान करना। ठीक है, किसी भी जीव की पहला पहचान करना है, और पहचान हम किसे कहते हैं, उसके लक्षणों के आधार पर। ठीक है, उसमें कौन से लक्षण पाए जाते हैं उसके आधार पर पहले हम उसकी पहचान करते हैं। ठीक है, फिर नियम के अनुसार, ठीक है, नियम के अनुसार उसको एक नाम देते हैं, यानी उसका नामकरण करते हैं, और उसके बाद, ठीक है, उसके बाद उसके आकारीय, शारीरिकी, कोशिकी एवं जातिवृत्ति लक्षणों के आधार पर उसको एक वर्ग में उसका स्थान सुनिश्चित कर देते हैं। ठीक है, ठीक है, तो वर्गीकरण में हम सबसे पहले क्या करते हैं, पहचान करते हैं उसके लक्षणों को। ठीक है, उसके जीव के क्या लक्षण है उसके आधार पर पहले हम उसका पहचान करते हैं। ठीक है, फिर उसका अंतर्राष्ट्रीय नियमों के अनुसार उसे एक वैज्ञानिक नाम देते हैं, यानी उसका नामकरण करते हैं। ठीक है, और जब उसका नामकरण, उसको नाम देने के बाद, ठीक है, उसके आकार की, शारीरिक, कोशिकी व जातिवृत्ति लक्षणों के आधार पर उसको एक वर्ग में रख देते हैं, उसके वर्ग में एक स्थान दे देते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, वर्गीकी जो मौखिक सिद्धांत है उसका जो सबसे पहला काम क्या करना है, जीव की पहचान करना है। ठीक है, तो सबसे पहला इसका काम है पहचान। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, उस जीव की पहचान करेंगे। तो आइडेंटिफिकेशन, ठीक है,
वर्गीकरण के मौखिक सब सिद्धांत का सबसे जो पहला काम क्या है, उसकी हम पहचान करेंगे, उस जीव की पहचान करेंगे। कैसे करेंगे? उस जीव के लक्षण के आधार पर, ठीक है, उनके लक्षणों के आधार पर उसकी हम पहचान करेंगे कि वह जीव एक कोशिकीय है कि बहुकोशिकीय है, ठीक है, वो साफ जल में रहता है या वो लवणी जल में रहता है या अवलवणी जल में रहता है, ठीक है। तो उसके लक्षणों के आधार पर हम उसकी पहचान करते हैं, ठीक है। तो पहचान में लिखेंगे जीव की पहचान करना, जीव की पहचान करना उसके लक्षणों के आधार पर, उसके लक्षणों के आधार पर, ठीक है। ठीक, सबसे पहले हम उस जीव की पहचान करेंगे उसके लक्षणों के आधार पर कि वह लवणीय जल में रहता है, अलवणीय जल में रहता है, एक कोशिकीय है, बहुकोशिकीय है, ठीक है। सबसे पहले हम उसकी पहचान करेंगे। दूसरा है नामकरण। जब हम उस जीव की पहचान कर लेंगे, ठीक है, तो उसके बाद अब क्या करेंगे, उसे हम नाम देंगे, ठीक है। तो नामकरण सेकंड है हमारा नामकरण। नामकरण नोमेनक्लेचर, नोमेनक्लेचर, ठीक है। नामकरण को हम नेमिंग भी कह सकते हैं, ठीक है, नेमिंग या नोमेनक्लेचर, ठीक है। तो जीवों की पहचान करने के बाद, ठीक है, जीवों की पहचान कैसे करेंगे हम, उसके लक्षण के आधार पर। तो जीवों के पहचान के पश्चात उसे एक निश्चित तथा उपयुक्त नाम देने की पद्धति क्या कहलाती है, नामकरण कहलाती है, ठीक है। जब उस जीव की पहचान हो जाती है, उसके बाद उसे एक निश्चित तथा उपयुक्त नाम देने की पद्धति ही नामकरण कहलाती है, ठीक है। एक ही जीव का अलग अलग जगहों पर अलग अलग नाम हो सकता है, ठीक है। एक ही जीव एक ही होता है पर उसे अलग अलग जगहों पर अलग अलग नाम से जाना जाता है। जैसे अगर हम एग्जांपल लें, जैसे धान को भारत में चावल कहते हैं, ठीक, इंग्लैंड में इसे राइस कहा जाता है और इटली में इसे राइसो कहते हैं, ठीक है। इसी प्रकार घरेलू चिड़िया जो हमारी गौरैया है, इसे भारत पे गौरैया के नाम से जानते हैं पर इंग्लैंड में इसे स्पैरो कहते हैं और जर्मनी में इसे हास्परलिंग कहते हैं, ठीक। चिड़िया एक ही है, चिड़िया गौरैया ही है, लेकिन उसे अलग अलग जगहों पर अलग अलग नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो पूरे विश्व में इसे एक ही नाम से जाना जाए, इसलिए सभी जीव का एक वैज्ञानिक नाम रखते हैं, ठीक है। और ये वैज्ञानिक नाम, सभी जीव का एक ही वैज्ञानिक नाम होता है और ये वैज्ञानिक नाम पूरे विश्व में मान्य होता है, ठीक है, क्योंकि इसे अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली के अंतर्गत नाम दिया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय नियमों के आधार पर इसको वैज्ञानिक नाम दिया जाता है और यह वैज्ञानिक नाम पूरे विश्व में मान्य होता है, ठीक है। और ये वैज्ञानिक नाम साधारण लोग नहीं जान पाते। अगर कोई मतलब साइंस है या जो इसके बारे में पढ़ रहा है, ठीक है, वो तो जान जाएगा कि इसका वैज्ञानिक नाम है, ठीक है। पर अगर किसी हम नॉर्मल इंसान, मतलब साधारण इंसान से कहें, जैसे मान लीजिए अगर मैं कहीं बाहर गई, ठीक है, अगर वो इंसान, ठीक है, साइंस के बारे में, अब वो कोई साइंटिस्ट है या वो बायोलॉजी पढ़ रहा है या उसे पता है कि राइस का जो कहते हैं वैज्ञानिक नाम है वो ओरेजा सैटिवा है, ठीक है, तो वो जान जाएगा कि मैं राइस के बारे में बात कर रही हूँ। पर अगर मैं किसी नॉर्मल दुकान में जाऊँ और उससे ये बोलूँ, ठीक है, चावल की जगह मैं उससे बोलूँ कि भैया मुझे 1 किलो ओरेजा सैटिवा दे दीजिए, तो क्या वो समझ जाएगा? नहीं समझेगा, ठीक है ना। वैज्ञानिक नाम इसीलिए इसको कह रहे हैं कि इसको सिर्फ वही लोग जान सकते हैं जो इसके बारे में पढ़ते हैं, जो इसका अध्ययन करते हैं, ठीक है, वही इसके बारे में जानेंगे। नॉर्मल इंसान इसके बारे में, मतलब जो एक साधारण व्यक्ति है जो इसका अध्ययन नहीं करता है, वो इसके बारे में नहीं जान पाएगा। और सारे विश्व में
एक जीव का एक ही वैज्ञानिक नाम होता है। ठीक है, एक ही जीव के कई वैज्ञानिक नाम नहीं हो सकते। ठीक, वैज्ञानिक नाम देने का एक अंतर्राष्ट्रीय नियमावली होती है। ठीक है, वैज्ञानिक नाम देने की एक अंतर्राष्ट्रीय नियमावली होती है। नामकरण करने के लिए जो पद्धति अपनाई जाती है वो द्विनाम नामकरण पद्धति कहलाती है। ठीक है, ठीक है, नामकरण के लिए जो पद्धति अपनाई जाती है वो द्विनाम नामकरण पद्धति। ठीक है, बायनॉमियल नोमेनक्लेचर ठीक है, नामकरण की जो ये पद्धति अपनाई जाती है उसे क्या कहते हैं? द्विनाम नामकरण पद्धति। ठीक है, इसे कैरोलस लीनियस ने दिया था। ठीक है, इसे सबसे पहले किसने दिया था? कैरोलस लीनियस। ठीक है, ये स्वीडन के वैज्ञानिक थे, स्वीडन के वनस्पति वैज्ञानिक थे कैरोलस लीनियस। उन्होंने सबसे पहले द्विनाम नामकरण पद्धति दी थी। ठीक है, इस पद्धति के अनुसार किसी भी जीव का वैज्ञानिक नाम के दो भाग होते हैं। ठीक है, इस पद्धति के अनुसार किसी भी जीव के वैज्ञानिक नाम के दो भाग होते हैं। ठीक है, एक उसका वंश बताता है और दूसरा जाति को बताता है। ठीक है, जैसे चावल का वैज्ञानिक नाम, चावल का साइंटिफिक नाम है ओराइजा सटाइवा। ठीक है, चावल का वैज्ञानिक नाम ओराइजा सटाइवा है। ठीक है, दो भाग। ठीक है, द्विनामकरण पद्धति अभी मैंने बताया कि इस पद्धति के अनुसार किसी भी जीव के वैज्ञानिक नाम के दो भाग होते हैं, पहला और दूसरा। ठीक है, ये पहला हो गया भाग और ये दूसरा भाग। पहले भाग जाति के नाम को, ठीक है, पहला जो भाग होता है वह वंश के नाम को बताता है। ठीक है, ठीक, पहला भाग जो होता है वो वंश को बताता है और दूसरा जाति को बताता है। जो भाग वंश को बताता है, वंश को दर्शाता है, उसे हम लोग बोलते हैं जेनेरिक नेम। ठीक है, जो भाग वंश को बताता है उसे हम लोग बोलते हैं जेनेरिक। ठीक है, और जो जाति को बताता है उसे हम बोलते हैं स्पेसिफिक। क्या बोलते हैं? स्पेसिफिक नेम। ठीक है, जो भाग वंश को बताता है उसे हम जेनेरिक बोलते हैं और जो भाग जाति को बताता है उसे क्या बोलते हैं? स्पेसिफिक। ठीक, जेनेरिक नेम वंश को दर्शाता है और स्पेसिफिक नेम जाति को दर्शाता है। ठीक है, तो किसी भी जीव के वैज्ञानिक नाम के दो भाग होते हैं। ठीक, पहला वंश को दर्शाता है जिसे हम बोलते हैं जेनेरिक और दूसरा जाति को दर्शाता है जिसे हम बोलते हैं स्पेसिफिक। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया? ठीक, द्विनामकरण पद्धति किसने दी थी? कैरोलस लीनियस ने दी थी। ये स्वीडन के वनस्पति वैज्ञानिक थे। ठीक है, कैरोलस लीनियस। द्विनामकरण पद्धति किसने दी थी? कैरोलस लीनियस। ये स्वीडन के वनस्पति वैज्ञानिक थे। ठीक है, उनके अनुसार जब किसी जीव को वैज्ञानिक नाम दिए जाते हैं तो उस वैज्ञानिक नाम के दो भाग होते हैं। पहला वंश को दर्शाता है जिसे हम जेनेरिक बोलते हैं, दूसरा जाति को दर्शाता है जिसे हम स्पेसिफिक बोलते हैं। ठीक है, जैसे आम का वैज्ञानिक नाम होता है मैंजीफेरा इंडिका।
मैंजीफेरा इंडिका। ठीक है, तो ये इसका क्या हो गया, ये वंश को दर्शा रहा है। ठीक है, और ये इसकी जाति को। ठीक है, तो वंश को जो दर्शाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, जेनेरिक बोलते हैं। ठीक है, जो वंश को दर्शाता है उसे हम जेनेरिक बोलते हैं, जेनेरिक नेम। और जो जाति को दर्शाता है उसे हम बोलते हैं स्पेसिफिक। ठीक है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक। यहाँ तक समझ में आ गया। तो नामकरण में हम लिखेंगे, ठीक है, नामकरण में लिखेंगे हेडिंग डालकर किसी भी, ठीक, किसी जीव के पहचान के पश्चात एक निश्चित तथा उपयुक्त नाम देने की पद्धति नामकरण कहलाती है। नामकरण कहलाती है, नेमिंग या नोमेनक्लेचर कहलाती है, नामकरण कहलाती है। ठीक है, नामकरण करने के लिए जो अंतर्राष्ट्रीय जो नियमावली प्रणाली अपनाई जाती है वो द्विनाम पद्धति है। इसको सबसे पहले किसने दिया था, स्वीडन के वनस्पति वैज्ञानिक कैरोलस लिनियस ने दिया था। इनके अनुसार किसी भी जीव के वैज्ञानिक नाम के दो भाग होते हैं। ठीक है, पहला उसके वंश को बताता है और दूसरा उसकी जाति को बताता है। जो वंश को बताता है उसे हम जेनेरिक नेम कहते हैं और जो जाति को बताता है उसे हम स्पेसिफिक कहते हैं। ठीक है, तो नामकरण पद्धति के कुछ नियम हैं। हम ऐसे ही किसी को ऐसे ही नाम नहीं दे सकते, इसके कुछ रूल हैं। ठीक है, अब वो रूल क्या है उसको हम नेक्स्ट हेडिंग में पढ़ते हैं। तो हमारी अगली हेडिंग है नामकरण पद्धति के नियम। रूल ऑफ बायोनॉमियल नोमेनक्लेचर। ठीक है, द्विनाम नामकरण पद्धति के नियम। ठीक है, द्विनाम नामकरण पद्धति किसने दिया था, कैरोलस लिनियस ने दिया था। किसने दिया था, कैरोलस लिनियस ने दिया था। उन्होंने अपनी पुस्तक सिस्टेमा नेचुरी में द्विनाम पद्धति का वर्णन किया था। ठीक है, इस पद्धति के अनुसार प्रत्येक जीव के नाम के, ठीक है, दो भाग होते हैं। पहला उसके वंश को बताता है और दूसरा उसकी जाति को बताता है। ठीक है, तो इस पद्धति के जो पहला नियम है, ठीक है, जो पहला नियम है उन्होंने बताया, पहले नियम, ठीक, कि द्विनामकरण पद्धति में हम लैटिन या ग्रीक भाषा का प्रयोग करते हैं। ठीक है, जो हम नाम देंगे किसी भी जीव का, जो वैज्ञानिक नाम देते हैं वो हम नॉर्मल भाषा में नहीं, मतलब सामान्य भाषा में नहीं लिखेंगे, उसके लिए हम, ठीक है, लैटिन या ग्रीक भाषा का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो इसका पहला नियम क्या था कि किसी भी जीव को नाम देने के लिए द्विनामकरण पद्धति में हम लैटिन या ग्रीक भाषा का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो लिखेंगे पहला नियम इसका, जीव को नाम देने के लिए नामकरण
पद्धति में हम लैटिन भाषा या ग्रीक भाषा का प्रयोग करते हैं। ये द्विव नामकरण पद्धति का पहला नियम था, ठीक है, कि किसी भी जीव का वैज्ञानिक नाम देने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? लैटिन भाषा या ग्रीक भाषा का प्रयोग करते हैं, ठीक है। दूसरा था कि लंबा व कठिन नामकरण नहीं करना है, मतलब किसी भी जीव का जो वैज्ञानिक नाम हो ना ही ज़्यादा लंबा हो और ना ही ज़्यादा कठिन हो कि उसको पढ़ने में समझने में कठिनाई हो, ठीक है। ये इसका दूसरा नियम था कि लंबा व कठिन नामकरण न करें, नामकरण नहीं करना, ठीक है। इस नियम का तीसरा रूल, इस पद्धति का तीसरा रूल था कि द्विनाम नामकरण पद्धति लिखते समय, ठीक है, जब हम द्विव नामकरण पद्धति में किसी जीव का वैज्ञानिक नाम लिखते हैं तो उसके दो भाग होते हैं, ठीक है। दो शब्द का प्रयोग किया जाता है। पहला शब्द वंश को बताता है, ठीक है, मैंने भी आपको ऊपर बताया कि पहला शब्द जो होता है वो वंश को बताता है और दूसरा हमारा जाति को बताता है। तो जो पहला शब्द जो वंश को बताता है उसे हमेशा हम कैपिटल लेटर में लिखते हैं, ठीक है, और जो जाति के नाम को बताता है, जाति के नाम को दर्शाता है, उसे हम स्मॉल लेटर में लिखते हैं, ठीक है। तो ये इसका तीसरा नियम था, ठीक है, कि पहला शब्द लिखेंगे, पहला शब्द जो वंश को दर्शाता है उसे सदैव कैपिटल लेटर में लिखना चाहिए, ठीक है। और जाति के नाम को हमेशा स्मॉल लेटर में लिखना चाहिए, ठीक है। जैसे मैंजीफेरा इंडिका, ठीक है। जब हम वैज्ञानिक नाम को इंग्लिश में लिखते हैं तो उसमें पहला जो वंश को दर्शाता है, ठीक है, पहला शब्द जो वंश को दर्शाता है उसे सदैव हमें कैपिटल में लिखना चाहिए और जो जाति को दर्शाता है उसे हमेशा स्मॉल लेटर में लिखना चाहिए, ठीक है। ये इस पद्धति का तीसरा नियम था, ठीक। चौथा रूल, फोर्थ रूल, जब किसी जीव का वैज्ञानिक नाम हम कंप्यूटर में, ठीक है, कंप्यूटर में टाइप करते हैं तो इसे सदैव इटैलिक फॉर्म में लिखा जाता है, ठीक है। ये सब हमेशा इटैलिक फॉर्म में लिखा होना चाहिए, ठीक है। हम इस कंप्यूटर में या लैपटॉप में या टाइपिंग करते हैं तो ये सदैव किस फॉर्म में होना चाहिए? इटैलिक फॉर्म। ये एक कहते हैं फॉर्म है लिखने का जिसमें हम कहते हैं अक्षरों को तिरछा लिखते हैं, ये एक फॉर्म है, ठीक है। तो जब हम कंप्यूटर में या लैपटॉप में, ठीक है, लिखते हैं वैज्ञानिक नाम को तो ये सदैव इसी इटैलिक फॉर्म में लिखना चाहिए। अगर हम हाथ से लिख रहे हैं तो वैज्ञानिक नाम के नीचे हमें अंडरलाइन करना चाहिए, ये इसका फोर्थ रूल था। तो लिखेंगे
चौथा, कंप्यूटर में लिखते समय इसे इटैलिक फॉर्म में लिखते हैं। और वैज्ञानिक नाम को जब हम हाथ से लिखते हैं, हाथ से लिखते समय हम वैज्ञानिक नाम के नीचे अंडरलाइन करते हैं, अंडरलाइन करते हैं। ठीक है, ये हम मतलब जैसे इसको तिरछा इटैलिक फॉर्म में, जैसे ये सीधे नहीं, इसे तिरछा लिखा होता है, जैसे मैंजीफेरा इंडिका, ऐसे तिरछा लिखा होगा। ठीक है, तो जब हम इसे कंप्यूटर से लिखते हैं तो सदैव से इटैलिक फॉर्म में, मतलब तिरछे लिखे होने चाहिए, और हाथ से लिखते हैं तो इसके नीचे हमें अंडरलाइन कर देना चाहिए। ठीक, ये अंतर्राष्ट्रीय नियमावली का चौथा रूल था। ठीक, देवनाम नामकरण पद्धति का 5वां रूल है कि किसी भी जीव का वैज्ञानिक नाम तब तक अधूरा है जब तक उसके जाति के बाद उस वैज्ञानिक का नाम नहीं लिखा होता जिसने इसको खोजा है। ठीक है, इस नियम के अनुसार किसी भी जीव का जो वैज्ञानिक नाम है तब तक अधूरा है जब तक इसके बाद ही उस वैज्ञानिक का नाम नहीं लिखा होता जिसको इसने खोजा है। ठीक है, जैसे मैंजीफेरा इंडिका, जैसे मान लीजिए पहले हम लिख लेते हैं कि किसी भी जीव का, इसका 5वां रूल लिख लेते हैं फिर समझते हैं। किसी भी जीव का वैज्ञानिक नाम अधूरा है जब तक उसके जाति के बाद उस वैज्ञानिक का नाम किसी भी जीव का वैज्ञानिक नाम अधूरा है जब तक उस जाति के बाद उस वैज्ञानिक का नाम ना हो जिसने उसे खोजा है, जिसने उसे खोजा है। ठीक है, जैसे मैंजीफेरा इंडिका, ये किसका वैज्ञानिक नाम है? आम का, और इसे किसने खोजा है? कैरोलस लीनियस ने। ठीक है, इस नाम को किसने खोजा था? कैरोलस लीनियस ने। तो ये अभी अधूरा है। ठीक है, द्विनाम नामकरण पद्धति के नियम के अनुसार ये अभी अधूरा है। तब तक अधूरा है जब तक इसकी खोज की जाने वाले वैज्ञानिक का नाम ना लिखा हो। ठीक है, अगर इसके आगे मैं लीन लिख दूं, अब ये पूरा है। ठीक है, ठीक, तो ये द्विनाम नामकरण पद्धति के नियम थे। पहला नियम था, ठीक, पहला नियम ये था कि वैज्ञानिक नाम देने के लिए हम किस भाषा का प्रयोग करते हैं? लैटिन या ग्रीक भाषा का प्रयोग करते हैं। ठीक है, दूसरा था कि जब हम वैज्ञानिक नाम किसी जीव को दे रहे हैं तो उस जीव के 2 शब्द होते हैं। तो पहला शब्द किसको दर्शाता है? वंश को, और दूसरा जाति को। तो जो वंश का शब्द है उसे हम हमेशा कैपिटल लेटर में लिखते हैं। अगर अंग्रेजी में लिख रहे हैं तो हमेशा उसे कैपिटल लेटर में लिखते हैं,
और जाति के नाम को हमेशा स्मॉल लेटर में लिखते हैं। ठीक है। अगला था कि जो कहते हैं वैज्ञानिक नाम ना ही ज़्यादा कठिन होना चाहिए, ठीक है, और ना ही ज़्यादा बड़ा होना चाहिए। ठीक। तीसरा था कि जब हम इसे कंप्यूटर में लिखते हैं, कंप्यूटर में, लैपटॉप में या कहीं टाइपिंग करते हैं, तो इसको सदैव इटैलिक फॉर्म में लिखना चाहिए। अगर हाथ से लिखते हैं तो इसके नीचे अंडरलाइन करना चाहिए। ठीक है। इसका नेक्स्ट नियम था कि जब वैज्ञानिक नाम, किसी भी चीज़ का वैज्ञानिक नाम तब तक अधूरा है जब तक उस वैज्ञानिक का नाम ना लिखा हो जिसने इसे खोजा है। ठीक है। ये 5 नियम थे हमारे देवनाम नामकरण पद्धति के। आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, है ना बच्चों। तो वर्गीकी में पहले हमने पहचान पढ़ा। पहचान किसी भी जीव का, ठीक है, किसी भी जीव की पहचान उसके लक्षण के आधार पर करते हो। ठीक है। उसकी जीव के पहचान का क्या आधार है? उसके लक्षण। ठीक है। वो एक कोशिकीय है, बहुकोशिकीय है, वो लवणीय जल में रहता है या अलवणीय जल में रहता है। ठीक है। 2 पैर हैं, किसी 4 पैर हैं, यानी उसके लक्षण के आधार पर उसकी पहचान की जाती है। पहचान करने के बाद उसे एक निश्चित और उपयुक्त नाम दिया जाता है। ठीक है। प्रत्येक जीव का एक वैज्ञानिक नाम होना आवश्यक है। ठीक है। ताकि सभी जगह इसी नाम से जाना जाए। मैंने बताया कि मतलब किसी भी चीज़, जीव वही रहता है पर अलग अलग जगहों में उसका अलग अलग नाम से जाना जाता है। ठीक है। तो इसलिए सभी जीव का एक वैज्ञानिक नाम होना चाहिए ताकि पूरे विश्व में इसे इसी नाम से जाना जाए। ठीक है। वैज्ञानिक नाम देने के लिए हम अंतरराष्ट्रीय नियमावली का अनुसरण करते हैं। ठीक। एक जीव का एक ही वैज्ञानिक नाम होता है। एक जीव का एक ही वैज्ञानिक नाम होता है, एक से अधिक वैज्ञानिक नाम नहीं होते हैं। ठीक है। उसी नाम से उस जाति को पूरे विश्व में जाना जाता है। जो उस जीव का वैज्ञानिक नाम है उसी नाम से उसको पूरे विश्व में जाना जाता है। ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय नियमावली के 2 भाग हैं, 2 पार्ट हैं। अंतर्राष्ट्रीय नियमावली के 2 पार्ट हैं। ठीक है। पहला है ICBN। ठीक है। ICBN इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटैनिकल नोमेनक्लेचर। ठीक है। अंतरराष्ट्रीय नियमावली के 2 भाग है। ICBN इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटैनिकल नोमेनक्लेचर। इसके अंतर्गत हम वनस्पतियों, ठीक है, इसके अंतर्गत हम पौधों का नामकरण करते हैं। ठीक है। और पौधों के नामकरण के लिए इस नियम का पालन करते हैं। ठीक है। इसके अंतर्गत हम किसका नामकरण करते हैं? पौधों का। इस नियमावली के अंतर्गत, ठीक है, इसके अंतर्गत हम पौधों का नामकरण करते हैं। पौधों का नामकरण करते हैं। ठीक है। दूसरा है हमारा ICZN इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर। ठीक है। इसके अंतर्गत हम जंतुओं का, ठीक है, इसके अंतर्गत हम जंतुओं का नामकरण करते हैं। जंतुओं का नामकरण करते हैं। ठीक है। और इसके नियम का पालन करते हैं। जंतुओं का नामकरण करने के लिए हम ICZN, ठीक है, ICZN का नियमों का पालन करते हैं। और जब हमें पौधों का नामकरण करना होता है तो हम ICBN के नियमावली का पालन करते हैं। ठीक है। तो बच्चों आज की वीडियो क्लास के लिए यहीं तक। आप मेरे साथ बने रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय।